जो भी कुछ हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने किसी होस्ट सेल में डाला है। जब पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो हमारा जो जीन हम उससे बनवाना चाह रहे हैं उसकी भी कॉपीज बनेंगी और उस जीन से हमें प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। एक भी सीक्वेंस मैच कर गई और जीनोम कट गया तो वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियल जीनोम को नहीं काटेंगे क्या? यहाँ भी तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तब उसका क्या आंसर है दोस्तों? तो याद रखना है, किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही साइट होती है, एक क्लोनिंग साइट ही एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड होगी। उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की दोबारा कहीं पर कोई क्लोनिंग साइट नहीं मिलेगी। याद रहेगा आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, ये पूरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है लेकिन इसकी हेडिंग नहीं दी है, ये किससे रिलेटेड है ये नहीं दिया है। तो मैं एक बार आपको ये ब्रीफ कर देता हूँ ये किसके बारे में है और इस पर किस तरह का क्वेश्चन बनता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा पिछला लेक्चर माइक्रोब्स वाला आपने पूरी उम्मीद है कि आपने रिवाइज कर लिया होगा। अगर उसमें कहीं पर भी कुछ भी डाउट्स हैं, अगर आपको आते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर करूँ, मैं ही आंसर करूँ। तब आपकी क्वेरीज़ वगैरह जब मैं हैंडल करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि आपने किस लेवल पर उसको रिवाइज किया है। थैंक यू। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर, ये हम ले रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। इस चैप्टर में सबसे पहले जो फर्स्ट हम पार्ट करेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। बायोटेक्नोलॉजी दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, एक ट्रेडिशनल और एक एडवांस या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो इन दो पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल का क्या एग्जाम्पल है? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी हम किसको बोल रहे हैं? तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पिछले चैप्टर में थी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें बिना किसी जीन मैनिपुलेशन के मैंने आपको वो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया। अब एडवांस बायोटेक्नोलॉजी मतलब हम जीन मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, जीन की सीक्वेंस को ऑल्टर करने की बात कर रहे हैं, तब हम इसको मॉडर्न या एडवांस बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद कौन कौन से टूल्स हैं, इस साइंस की हिस्ट्री क्या रही है, टूल्स में कौन कौन से एंजाइम्स आएंगे, मेन ये एंजाइम बेस्ड फिनोमेना है, ये पूरी प्रैक्टिस जो है वो एंजाइम बेस्ड है। डिवाइसेस के नाम पर हम दो तरह की डिवाइसेस को यूज़ करेंगे, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से और एक पीसीआर डिवाइस के नाम से। तो ये दो डिवाइसेस हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब रिकॉम्बिनेशन और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो टर्म्स मैं बार बार यूज़ करूंगा, उसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन टर्म्स के क्या मीनिंग है, उससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर हम उसके बाद इसको फिनिश की तरफ लेकर के चलेंगे। फिर बाद में आ जाएगा प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? तो सेम जो एंजाइम्स वगैरह हमने पढ़े थे टूल्स के अंदर, वो सब कुछ हम आगे बढ़ते हुए इसके अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स यानी लार्ज या इंडस्ट्रियल स्केल पर हमें किसी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को लेना है तो हम बायोरिएक्टर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों ये इस चैप्टर का ब्रीफ है। जल्दी से एक बार अपन इसके इंडेक्स को देख लेते हैं कि क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अब इसमें सबसे पहला पार्ट हम देंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन से हैं? दो प्रिंसिपल्स हैं, आपको पता है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसको कहते हैं और उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स उसके लिए बनी हुई हैं, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स के अंदर हम इसको बनाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो इसको बनाने में यूज़ होते हैं, इनको सबसे पहले किसने देखा, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन है। उसके बाद सेपरेशन एंड आइसोलेशन से रिलेटेड एक अपन इंपॉर्टेंट टेक्निक की बात करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर एक जैसे सेपरेशंस एंड आइसोलेशन, और इसको हम एक स्टेप और ले सकते हैं, ये कहलाएगा पॉलीमराइजेशन। इसमें हम पीसीआर की बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर्स कौन कौन से हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स जो मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सा है, किस तरह की उसके पास मार्कर साइट्स हैं या फिर क्लोनिंग साइट्स हैं, वो सब हम देखेंगे। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किस तरह से, जो PBR 322 है उससे अलग ये एक पार्ट है, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस, और लास्ट में हम लेंगे पिछले कुछ सालों के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस।
तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी हम क्या कर रहे हैं, हम किसी ऑर्गेनिज्म या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद कोई एक एंजाइम, उसको यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो हमारे बेनिफिट के हों, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हों। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन जो आजकल बन रही है वो ह्यूमन इंसुलिन के नाम से, वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल कंटेंट। तब इस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर उसके अंदर मौजूद एंजाइम्स को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जैसे हम बात कर रहे हैं पीसीआर की, जैसे हम बात कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इस तरह के हम एंजाइम्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे बेनिफिट का कुछ ना कुछ उसके अंदर आ जाए। ठीक है, तब इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्वमेंट हैं। तो प्रोसेसेस में जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, या फिर कोई एक जीन का सिंथेसिस, यानी किसी एक डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए वैक्सीन का फॉर्मेशन, ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी में जाएगा। किसमें जाएगा दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी में। तब देखिए, बायोटेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम डिफाइन किया, बेस्ट डेफिनेशन फर्स्ट टाइम डिफाइन किया इसको कार्ल एरकी ने। उसने अपनी पिगरीज के लिए वर्ड बायोटेक्नोलॉजी यूज किया, जो टेक्निकली थोड़ा बहुत ठीक है वहां पर, लेकिन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB है ना, तो EFB इसने बायोटेक्नोलॉजी को एक इंटीग्रेशन साइंस माना है। किसका किसके साथ इंटीग्रेशन, तब देखिए नेचुरल साइंस का सेल्स, नेचुरल साइंस के जो प्रोसेसेस हैं उनका सेल्स या सेल्स के पार्ट्स या फिर कोई एंजाइम या कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, या कोई सेल का ऑर्गेनल, उसके साथ इंटीग्रेशन करने पर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको हम बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बोलेंगे। तो देखिए, इसके हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से डिफाइन की जाती है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स देयरऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एज इट इज आपको याद रखना है, इसमें वर्ड आगे पीछे करके वो क्वेश्चंस या स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो हमने इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो किया, इसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं किया, ये डेफिनेशन हमने सेम रखी है। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैंने अभी अभी बताया आपको, बायोटेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। एक, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को और क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम जीन मैनिपुलेशन साइंस भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो जीन सीक्वेंस है जैसे 1 2 3 4 5 6, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसके अंदर कुछ ऐड कर देते हैं, इसमें से कुछ निकाल सकते हैं, तब इसे हम नाम देंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, जीन मैनिपुलेशन है। किसमें से, किसी एक जीन का जो पूरे जीनोम का एक पार्ट है, उस जीनोम में हो सकता है डीएनए हो सकता है आरएनए हो, तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं, उसको हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उस जीन को और उसकी सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं। जब किसी जीन की सीक्वेंस बदल जाएगी तो अंडरस्टूड है उसका इफेक्ट भी वैसा नहीं आएगा, अब वो कोई नए तरह का फिनोटाइपिक इफेक्ट शो करेगा या फिनोटाइप शो करेगा। तो जब भी हम जीन की सीक्वेंस को ऑल्टर करते हैं हमेशा फिनोटाइपिक चेंज आएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप सब लोग, जब भी हम किसी जीन की सीक्वेंस को चेंज करते हैं हमेशा उसका एक फिनोटाइपिक इफेक्ट आता है, चेंज फिनोटाइप आएगा। तो ये बिल्कुल हमें अच्छे से याद रख लेना चाहिए। इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल पर आ रहे हैं, ये प्रिंसिपल कहलाता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जो भी कुछ हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने किसी होस्ट सेल में डाला है, उस होस्ट सेल को हम एक अच्छा एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट दें कि वो अपना पॉपुलेशन साइज बढ़ाए। जब पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा तो हमारा जो जीन हम उससे बनवाना चाह रहे हैं उसकी भी कॉपीज बनेंगी और उस जीन से हमें प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तब देखिए, इस पूरे को हम नाम देते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे उस बैक्टीरिया को जिसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराया, उस बैक्टीरिया को सपोज करिए कल्चर मीडियम चाहिए, एमएस मीडियम में वो कल्चर किया जा सकता है, तो हम फिर उसको एमएस मीडियम में रखेंगे। जो भी उसकी पीएच है, एमएस मतलब मुराशिके स्कूग मेथड है ना, जो कल्चर मीडियम है। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया, ये पूछा नहीं जाएगा, आप ध्यान नहीं दीजिएगा।
फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि हम उस बैक्टीरिया को जिसके पास एलियन पीस ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया को या उस माइक्रोब को हम एक आइडियल केमिकल एनवायरनमेंट दें ताकि उसका पॉपुलेशन साइज बढ़े और वो जो हम प्रोडक्ट उससे लेना चाह रहे हैं वो बनाना शुरू कर दे। इसे हम नाम देंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दोस्तों समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, बिल्कुल इजी से उसके मीनिंग है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल पूरे मार्क्स लुटाने वाला ये चैप्टर है। थोड़ा सा हम ध्यान दे लेंगे, बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे अभी 2 साल पहले अगर हम देखें इसमें 2019 का जो पेपर हम देखेंगे तो 2019 और 2020 इसमें इसका दोनों ईयर्स में इस चैप्टर का दोनों चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज रहा है। 2020 के अंदर करीब करीब इसमें से 2020 उसमें आप ये मान के चलिए इसमें से करीब करीब मोर देन 10 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर उस हिसाब से जिन लोगों ने ये चैप्टर दोनों अच्छे से कर लिए होंगे, बायोटेक फर्स्ट और बायोटेक सेकंड जो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, तो उसमें इनको मैक्सिमम मार्क्स उन लोगों को मिले होंगे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है? कौन कौन सी? ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको क्या मीनिंग है उसका। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम जैसे जो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं उसकी हम बात करते हैं। जैसे हमें दूध से दही बनाना है, ठीक है, या फिर हमें चीज़ का फॉर्मेशन करना है, अल्कोहल, वाइन या बियर इसको सिंथेसाइज करना है, या फिर मेंडल ने जिस तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे, ये सब कुछ मिला करके ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ हम प्योरिटी को ध्यान में रखते हैं और उसी के हिसाब से हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्योर फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है। क्या उसमें किसी तरह का जीन ऑल्टरेशन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रख रखाव या मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं। जितना बढ़िया से हम उसमें मेंटेन करेंगे उस प्रैक्टिसेस को, उतने अच्छे हमें प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो ये ट्रेडिशनल या क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी इस नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। एडवांस बायोटेक्नोलॉजी है क्या? इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। इसमें जीन सीक्वेंस में ऑल्टर करना जरूरी है, तभी हमें वो प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट भी किससे मिलेगा? उस होस्ट से जो उस जीन या एंजाइम से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, उस होस्ट से हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसलिए हम इसको मॉडर्न या एडवांस बायोटेक्नोलॉजी ये नाम देते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी या क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी किसी तरह का कोई जीन ऑल्टरनेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने उसकी जो केयरिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसको जो रख रखाव से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं, उसको इम्प्रूव करते चले गए। हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था उसकी प्योरिटी बढ़ती चली गई, उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली गई। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम जीन को ऑल्टर कर रहे हैं, उस जीन को ऑल्टर कर रहे हैं जो वो प्रोडक्ट बनाना जानता ही नहीं है। उसके अंदर हमने वो जीन इंट्रोड्यूस करा दिया, उसको उस होस्ट में डाला जिसका उस जीन से, एलियन पीस ऑफ डीएनए से कोई लिंक दूर दूर तक नहीं है, और फिर वो हमें डिजायरेबल जीन के प्रोडक्ट दे रहा है। तब इस तरह से हम इसको एक एडवांस बायोटेक्नोलॉजी ये नाम देते हैं। तो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म फॉलो की जा रही है इसको अपन देखते हैं। तो दोस्तों टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म हम देख रहे हैं ये कहलाती है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब अपनी कॉपीज बनाना। प्लास्मिड की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपनी कॉपीज बनाए। उसके लिए उसको एक लिविंग एनवायरनमेंट यानी किसी होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होना होता है। क्या प्लास्मिड अपनी कॉपी टेस्ट ट्यूब में बना सकता है? क्या नहीं बना सकता। प्लास्मिड सिर्फ और सिर्फ एक बायोमोलिक्यूल है, लेकिन अगर उस बायोमोलिक्यूल को एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए
जब तक हम उसको एक सेल्यूलर एनवायरनमेंट या सेल्यूलर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक वो रेप्लिकेशन नहीं करेगा। तो देखो आप, एक आ गई टर्म रेप्लिकेशन। बिल्कुल इसी तरह की एक और टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इसको हम नाम देते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो देखो आप इसको दो पार्ट्स में पढ़िए, री प्लस कॉम्बिनेशन, यानी जो कॉम्बिनेशन पहले से था उसको हमने रीअरेंज किया, दोबारा से उसको अरेंज किया, इसलिए हमने इसको नाम दिया है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन किसका? किसी जीन का। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड में कोई एक जीन है, इस जीन की सीक्वेंस है, प्लास्मिड जीन सीक्वेंस। सपोज करिए ये सीक्वेंस है ए 5 से 3' डायरेक्शन में, बी सी डी ई, ये एक सीक्वेंस है। इस तरह की सपोज करिए ये एक सीक्वेंस है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्लास्मिड जीन की सीक्वेंस को जो ए बी सी डी ई 5 से 3 की तरफ डायरेक्शन में है, इसको हम चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? तब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फॉरेन डीएनए, इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं। अब फॉरेन डीएनए की सीक्वेंस क्या है? फॉरेन डीएनए की सीक्वेंस है 5, फिर उसके बाद देखिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये इसकी सीक्वेंस है, ए बी सी, 5 से 3 डायरेक्शन में ये सीक्वेंस है। तब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस फॉरेन डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट कराया, प्लास्मिड में मैंने इसको इंसर्ट कराया। तब देखिए ये थ्रेड मुझे कैसा नजर आता है, ये ऐसा नजर आ रहा है, एक एंड 5', एक 3', ये 5', ये वाला 3' एंड। ठीक है, अब देखिए इस सीक्वेंस को मैं यहां पर इंसर्ट करा रहा हूं, इस प्लास्मिड के अंदर इंसर्ट करा रहा हूं। तब इंसर्ट कराने के बाद ये सीक्वेंस मुझे कैसी दिखेगी, इसको मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ए और बी के बी, ए बी, फिर बी और सी के बीच में मैंने इसको इंसर्ट कराया है। तो देखिए आप, बी और सी के बीच में जब हम इसको इंसर्ट कराते हैं तब ये सीक्वेंस हमें कैसे मिलती है। तो दोस्तों देखिए 5' एंड, ये प्लास्मिड वाला मैं लिख रहा हूं, इसमें ए बी, ये दो तो प्लास्मिड वाले आ गए। फिर उसके बाद ये वाली सीक्वेंस जो एलियन पीस की है, ए बी सी, फिर इसके बाद वापस से प्लास्मिड वाली सीक्वेंस आ गई, कौन कौन सी? डी, पहले सी आएगा, तब देखिए सी डी ई, ये 3' एंड, इसी तरह की सीक्वेंस ये ए बी, और ए और बी के बाद ये सीक्वेंस हमने यहां पर ऐड की। तब देखिए ए बी सी, ये इस तरह से हमने इसको यहां पर ऐड किया। तो ये सीक्वेंस जब हमने यहां पर ऐड की, तब इसके बाद ये सीक्वेंस बनी कैसे? तो देखो आप, ये यहां पर इस तरह से बनी है, सी डी और ई 3' एंड पर। तो इस तरह से मैंने ये सीक्वेंस ऑल्टर कर दी। क्या करा मैंने दोस्तों? इसको ऑल्टर कर दिया। तब यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमें नजर आती है, और अब ये सीक्वेंस पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। किसमें चेंज हो चुकी है? ये सीक्वेंस पूरी तरह से अब चेंज हो चुकी है। पहले क्या थी? 5 से 3 की तरफ था ए बी सी डी ई, अब क्या है? 5 से 3 की तरफ ए बी सी सी डी ई। तब इसे हम नाम देंगे रिकॉम्बिनेशन। याद रहेगा क्या सबको? इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन में हम
सीक्वेंस को रीअरेंज कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, एक प्लास्मिड जीन लिया, प्लास्मिड जीन को हमने दो अलग अलग यानी बी और सी के बीच में से यहां पर कट कर दिया, और इसको कट करने के बाद हमने एक फॉरेन डीएनए सीक्वेंस इसके बीच में लगा दी। तो ये फॉरेन डीएनए सीक्वेंस इस तरह से यहां पर अरेंज हो गई। तब हम इसको नाम देंगे रिकॉम्बिनेशन। तो दोस्तों रिकॉम्बिनेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। प्लास्मिड के साथ हम फॉरेन जीन को लगाएं तब हम इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। और अब जो प्लास्मिड है वो प्लास्मिड नहीं कहला करके क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ऐसा डीएनए जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन करवाया जा चुका है। तो प्लास्मिड की जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी हमने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करके हमने एलियन पीस या फॉरेन डीएनए हमने यहां पर इंसर्ट करा दिया। अब ये सीक्वेंस इस तरह से बदल गई, तब हम इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पूरा प्रोसेस कहलाएगा रिकॉम्बिनेशन। मुझे उम्मीद है आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ गया होगा। मैं ईजीएस्ट एग्जाम्पल्स ले रहा हूं। एनसीईआरटी ने यहाँ पर ये कुछ समझाने में मिस किया है, इसलिए थोड़ा सा हम इस चैप्टर में ये जो टर्म्स देखते हैं तो डर जाते हैं। बिल्कुल नहीं डरना है, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बिल्कुल नीट तक ले चलूँगा, नीट के पार तक मैं आपको ले चलूँगा। तो देखिए आप यहाँ पर हम इसको रिकॉम्बिनेशन नाम दे रहे हैं। तो दोस्तों ये हुई सेकेंड सीक्वेंस, क्या कहलाएगी, रिकॉम्बिनेशन। अब आ जाते हैं थर्ड पर। देखिए ये क्या कहलाती है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये सीक्वेंस क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलेंगे, तो दोस्तों किसी होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को शिफ्ट करना। क्यों शिफ्ट करना, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। प्लास्मिड सिर्फ और सिर्फ एक बायोमॉलिक्यूल है, उसके अलावा उसका कोई और एग्जिस्टेंस, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर इसी प्लास्मिड को किसी लिविंग एनवायरनमेंट में यानी सेल के अंदर हम पहुंचा दें, सेल के अंदर रख दें, तब ये अपनी कॉपीज करना शुरू कर देता है, अपने जीन के प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देता है। तब देखिए इस प्लास्मिड को जिसमें हमने इस डीएनए को एंटर करवा कर हमने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए आप ये ट्रांसफर होस्ट सेल में अगर हम इसको कर रहे हैं तब हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ये होस्ट सेल सपोज करिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरियल सेल में हमने ये जो प्लास्मिड है, इस प्लास्मिड को जिसमें एलियन पीस हमने जोड़ दिया था, इसको हमने यहां पर अंदर की तरफ भेज दिया है। तब देखिए ये यहां पर हमने इसको चेंज कर दिया, ये एलियन पीस वाला पार्ट हमने यहां पर इसमें लगा दिया है। तो हम इसको नाम दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको, इसको हम बोल रहे हैं इसे हम नाम दे रहे हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लास्मिड प्लस फॉरेन जीन यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसका किसी होस्ट सेल जैसे किसी बैक्टीरिया के अंदर शिफ्ट कर दिया जाना, इसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरा चैप्टर सिर्फ इन दो टर्म्स के ऊपर बेस्ड है। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से आप ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे चैप्टर में हमें जगह जगह पर रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो हमें जगह जगह पर इसको पहचानना है। रिकॉम्बिनेशन क्या है, कैसे किया जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन की टूल्स क्या हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्निक्स क्या हैं, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, उसके लिए इस होस्ट को हम कॉम्पिटेंट कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड।
तो दोस्तों मेरे को पूरी उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। सबसे पहले रेप्लिकेशन यानी अपनी कॉपीज करना, प्लास्मिड अंदर जा करके अपनी कॉपीज बनाएगा किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद। वो प्लास्मिड हमने आरडीएनए की फॉर्म में उस होस्ट सेल में डाला है। तो आरडीएनए को हम कैसे बनाते हैं, हमने ओरिजिनल प्लास्मिड लिया, उसकी सीक्वेंस को कहीं से कट किया और उसमें कट पार्ट के अंदर एक स्मॉल पीस ऑफ फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा दिया। अब इसको हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। इस आरडीएनए को हमने एक होस्ट सेल बैक्टीरिया में शिफ्ट कर दिया और इस बैक्टीरिया में शिफ्ट करने का जो प्रोसेस आया, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें हम बार बार यूज करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं। देखिए फोर्थ टर्म, ये एक टर्म है कई बार ये परेशान कर सकती है, इसको हम बोलते हैं इल्यूशन। इल्यूशन किसको बोलेंगे दोस्तों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने नाम सुना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स के बैंड्स लिए, उसमें से किसी एक बैंड में हमारा फॉरेन डीएनए मौजूद है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में यूज करेंगे। उस बैंड में से उस डीएनए फ्रेगमेंट को, फॉरेन डीएनए को सेपरेट करना या उस साइज ऑफ डीएनए को जो उस बैंड के अंदर इकट्ठा हो गए उनको सेपरेट करना कहलाएगा इल्यूशन। तो इल्यूशन क्या है, जो फॉरेन डीएनए से रिलेटेड बैंड है उस जेल में से जो बैंड वहां पर बना हुआ है उस बैंड के डीएनए को सेपरेट करना इल्यूशन कहलाएगा। तो दोस्तों ये इल्यूशन एक टेक्निक। इसी तरह से एक वर्ड और आ रहा है, ये कहलाता है स्पूलिंग। स्पूलिंग किसकी हेल्प से होती है, चिल्ड इथेनॉल, ये दोनों टर्म इसके साथ आएंगी, स्पूलिंग और चिल्ड इथेनॉल। स्पूलिंग, जो भी हमने डीएनए सेपरेट किया है किसी सेल से, उस डीएनए को हम किसी टंगस्टन या किसी और मेटेलिक वायर लूप के ऊपर लेंगे और हो सकता है हम उसको यूवी रेज के अंदर चेक करें इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद, तब इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पूलिंग। यानी चिल्ड इथेनॉल से डीएनए को सेडिमेंट करवाना और उसको टंगस्टन वायर के लूप के ऊपर लेना, ये कहलाएगा स्पूलिंग। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम अंदर की तरफ पढ़ेंगे। इसके अलावा जहां जहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती जाएंगी वहीं पर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने बताया, इस चैप्टर की जान है ये। इस चैप्टर में इस पार्ट को समझे बिना हम एंटर नहीं कर सकते। देखिए अब यहां पर एक स्पेसिफिक डीएनए जिसे हम प्लास्मिड कहते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। उसके पास एक ओरिजिन से रिलेटेड साइट होती है, ओरी साइट कहलाती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रिलेटेड एक साइट है, ठीक है। तो उसके अंदर उस साइट की एक खास बात है कि वो हम जैसे ही उस प्लास्मिड को किसी बैक्टीरिया या होस्ट सेल के अंदर डालते हैं वो साइट एक्टिवेट हो जाती है और प्लास्मिड की कॉपीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये बिल्कुल सेम तरह की इवेंट है, कैसी, जैसे ही बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करने के लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट करता है, उसी रेशो में प्लास्मिड भी अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है ताकि हर बैक्टीरियल सेल में इक्वल नंबर ऑफ प्लास्मिड्स पहुंच सकें, ठीक है। तब ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। इसे हम यहाँ पर इस तरह से देखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। हमें एक प्लास्मिड है, उसको काटना है, उस काटने के बाद उस प्लास्मिड के अंदर एलियन पीस या फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने के बाद हमें उसको किसी होस्ट सेल के अंदर डाल देना है और डालने के बाद उस होस्ट सेल को एक केमिकल एनवायरनमेंट देना है जिससे वो अपनी कॉपीज़, बहुत सारी कॉपीज़ उसकी बना पाए। तो ये एक प्रोसेस इसके अंदर। ऐसा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो दोस्तों ये याद रखना है, इस तरह का पहला एक्सपेरिमेंट एक प्लास्मिड साल्मोनेला टाइफी से निकाला गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कोहेन और बोयर ने 1972 में। इन्होंने साल्मोनेला से एक प्लास्मिड निकाला। इस प्लास्मिड को
उन्होंने एक पर्टिकुलर लोकेशन से कट किया। कट करने के बाद उसमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट करवा दिया। अब उसको लाइगेज से उसने जोड़ दिया, लाइगेज से उस जीन को उस प्लास्मिड के कट वाले साइट पर जोड़ दिया गया। अब इस कट प्लास्मिड को, जिसमें फॉरेन पीस अब जुड़ चुका है लाइगेज की हेल्प से, इसको उन्होंने नाम दिया आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन्होंने ई कोलाई में इंसर्ट करा दिया। ई कोलाई में अब उन्होंने एंटीबायोटिक, जिसका वो जीन डाला गया, उस एंटीबायोटिक को दे करके देखा कि क्या एंटीबायोटिक से ई कोलाई मर जाता है। पहले तो मर रहा था, लेकिन जब आरडीएनए डाल दिया तो वो ई कोलाई मरना बंद हो गए। यानी उनके पास आरडीएनए की फॉर्म में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, इसलिए वो मरना बंद हो गए। तो दोस्तों, ये पहला एक्सपेरिमेंट था कोहेन एंड बोयर का, जिससे हमें ये पता चला कि हम जीन मैनिपुलेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पहला एक्सपेरिमेंट। हमें दो एम याद रखने हैं, या तो हमें किसी जीन की कॉपीज बनानी होती है या फिर किसी जीन के प्रोडक्ट लेने होते हैं। इन दो के लिए बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमारे एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। जैसे किसी प्लांट के अंदर हमें ड्रॉट रेजिस्टेंस डेवलप करना है, किसी प्लांट में हमें ड्रॉट या फ्लड रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, या फिर जैसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी, या जिसको हम हर्बिसाइड्स जो हम डालते हैं केमिकल्स, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाए, तो इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा टारगेट या एम क्या है, तभी हमें वो जीन मिलेगा। जैसे टारगेट हमने डिसाइड किया इंसुलिन जीन, ये इंसुलिन जीन, इससे हमें इंसुलिन बनानी है। इंसुलिन को बनाने के बाद मार्केट में बेचना है, ताकि वो सभी डायबिटिक पेशेंट के लिए जिनमें इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हो। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल और डीएनए विद डिजायरेबल जीन, तो जो भी हमें जीन चाहिए उससे उस जीन को हम फॉरेन डीएनए या एलियन पीस ऑफ डीएनए कहते हैं। फिर उसके बाद उस जीन को सेपरेट करने के कई सारे स्टेप्स हैं, और उसके बाद उसको किसी होस्ट सेल के अंदर डाल देना है। होस्ट सेल में जब वो चला जाएगा तो उसको वहाँ पर मेंटेन करना है। दो तरह से मेंटेन कर सकते हैं, या तो हमें उस डीएनए की कॉपीज चाहिए या हमें उस डीएनए के प्रोडक्ट चाहिए। तब दो तरह का कल्चर मीडियम होता है, एक हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करने वाला और एक एक्सप्रेशन मीडियम होता है। एक्सप्रेशन मीडियम क्या काम करता है, जो प्रोडक्ट है उसके बनाने को सपोर्ट करता है। तो देखो आप, ये मेन पार्ट था इसका। अब इसमें हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में हमें कौन कौन से टूल्स, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया, बायोटेक्नोलॉजी एक पूरी तरह से एंजाइम या बेस साइंस है, जिसे हम लेबोरेटरी साइंस भी कहते हैं। इसे अपन फील्ड में नहीं कर सकते, इसे हमें पूरी तरह से लैब में करना पड़ेगा। तो हमारी लैब जो है वो वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। वेल इक्विप्ड किससे? मेनली एंजाइम से। कौन कौन से एंजाइम्स? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए अगर हमें नंबर ऑफ कॉपीज ज़्यादा करनी है, लाइगेज एंजाइम चाहिए कब, जब हम किसी प्लास्मिड के अंदर या किसी वेक्टर डीएनए में हम एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंसर्ट करने वाले हैं। तो कौन कौन से वेक्टर्स हमारे काम के हैं? क्या वेक्टर के बिना भी जीन ट्रांसफर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इस चैप्टर के लास्ट में आप देखिए, बायोलिस्टिक, माइक्रो इंजेक्शन, है ना, जीन गन या बायोलिस्टिक, ये दिया गया है, इलेक्ट्रोपोरेशन दिया गया है। एक बार क्वेश्चन बना था केमिकल मेथड वाला, तो वो भी हम अलग से पढ़ेंगे, है ना, जो PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, इससे रिलेटेड है। तो देखिए एंजाइम से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम और क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तब देखिए एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज, यानी ये जो एंजाइम्स हैं न्यूक्लिएज, ये दो टाइप के हैं। कौन कौन से? एक हैं एक्सोन्यूक्लिएजेस और दूसरे होते हैं एंडोन्यूक्लिएज। दो तरह के एंजाइम्स हैं।
एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स, इनमें क्या फर्क है इसको अपन देख रहे हैं, है ना। ये एक डीएनए स्ट्रैंड या कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ डीएनए हो, आरएनए भी हो सकता है। जब भी हम एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करते हैं, जब भी हम एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करते हैं, हमेशा याद रखिए, एंडोन्यूक्लियस किसी भी थ्रेड को कॉर्नर से नहीं काटता है, बल्कि बीच में से काटता है। तब इस थ्रेड के कई सारे छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम नाम देते हैं एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तब एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी यहां पर हुई, कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने यूज किया, तब एक पीस ये बन गया, ये दूसरा पीस बना, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये 5 पीसेस ये किस तरह से बने हैं? देखिए, ये एंड था 5', तब इसका ये दूसरा एंड, यहां पर ये 5', ये इसका दूसरा एंड। तब देखिए, एक पीस यहां से लेके यहां तक, ये दूसरा पीस, इसका साइज अलग है, ये तीसरा, ये चौथा और ये लास्ट पीस। एक पीस ये बना है, एक छोटा सा पीस ये बना है, एक ये वाला पीस बड़ा है। इसी तरह से देखिए, यहां पर भी ये पीस बना है, यहां पर इस तरह से ये 2 पीसेस बने हैं। तो आप देखिए, सबकी लेंथ अलग अलग है। एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या काम करती है? एक बहुत बड़े स्ट्रैंड को कई सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में बदल देती है ना। जैसे यहां पर ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4th और ये 5th, ऐसे कई सारे छोटे छोटे चेन्स पीसेस के अंदर ये बदल देते हैं। अब आ जाते हैं हम, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए हमें क्या याद रखना है? ये एक डीएनए का एक स्मॉल फ्रेगमेंट, जैसे ये यहां पर मैंने इसको बना दिया, ये इसका 5', 3', ये इसका 5', 3' एंड। देखिए, अब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है? ये हमेशा एक्सोन्यूक्लियस ये कॉर्नर से कट करते हैं, यहां से कट करते हैं। तब इनकी एक्टिविटी का रिजल्ट क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड फ्री होता है। क्या फ्री होगा? हमेशा एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तब इस एक्टिविटी को हम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नाम देते हैं। जब ये एक्टिविटी यहां पर हो जाएगी, अब ये वाला लास्ट हो गया, तो ये फिर से इसके बाद ये यहां से कट करेगा, इसके बाद ये यहां से कट करेगा, ऐसे करके एक एक न्यूक्लियोटाइड को ये फ्री करता जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि न्यूक्लियसेस कितने टाइप के हैं। न्यूक्लियसेस 2 टाइप के होते हैं। एक जो कॉर्नर से कट करेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड को फ्री करेंगे, उन्हें हम एक्सोन्यूक्लियस टाइप के न्यूक्लियसेस बोलेंगे। जो बहुत बड़ी चेन को स्मॉलर चेन्स में तोड़ देते हैं, कट कर देते हैं, उन्हें हम एंडोन्यूक्लियस टाइप के न्यूक्लियसेस बोलते हैं। तो 2 तरह के न्यूक्लियसेस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया इसको समझने के लिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियसेस हैं। तो एंडोन्यूक्लियसेस तो हमें बहुत पहले से पता थे। तो बायोटेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमें इनको अलग से पढ़ना पड़ रहा है। तो दोस्तों, याद रखना है, बायोटेक्नोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जैसा स्टेप रहा है। तब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में इनकी डिस्कवरी ये क्या प्रूव करती है? इसकी डिस्कवरी से ये पता चल गया कि हम किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को, अगर उसकी पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस उस
एंजाइम की सीक्वेंस वहाँ पर मिलती है तो हम उसको उस जगह से कट कर सकते हैं। तो इसे हम नाम देंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के काम करने की एक ही शर्त है। क्या शर्त है? देखिए, यहाँ पर उनके लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस का होना जरूरी है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे आगे आ जाएगा इसी में, मलयालम, उल्टा सीधा हम दोनों डायरेक्शन में पढ़ें उसको वैसे ही लिखेंगे। ये मैं अभी आपको वापस बताऊंगा। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको डिस्कवर किया गया उसका नाम था हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसा किया जाता है। जिस भी सोर्स से इसको लिया गया, जैसे हिंदी सेकंड को बैक्टीरिया से निकाला गया, कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया इसके नाम में ही उसका नाम लिखा हुआ है। क्या? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से हिंदी सेकंड को कलेक्ट किया गया। कैसे किया गया, कैसे इसका नाम रखा गया? तब देखिए एच ये जीनस को बताता है, जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब को। IN ये स्पीशीज के नेम को बताता है। तो दोनों को मिला करके मैंने क्या बोला? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। उसके बाद D क्या है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी का स्ट्रेन है। स्ट्रेन में यहां पर सेकंड ये जो नंबर दिया गया ये क्या है? तब ये सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है ना। कभी इसको ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसके अंदर भी अपन रख सकते हैं। तो हिंदी सेकंड ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको निकाला गया बैक्टीरिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से। किससे निकाला गया? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से। तब देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब इससे कलेक्ट किए गए तो हमें ये ध्यान रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर काम करते हैं। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, वो वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। उसी सीक्वेंस के मिलने पर ही उसकी एक्टिविटी आएगी, नहीं तो वो एक्टिविटी शो नहीं करेगा। जैसे इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की मैंने क्या खास बताई थी? 5 से 3 की तरफ, ये इसकी खास बात है। सेम डायरेक्शन में पढ़ा जाना चाहिए, जैसे GAATTC, GAATTC। तो इसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलेंगे। एनसीईआरटी ने इसका क्या एग्जाम्पल दिया है? एनसीईआरटी ने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। क्या है ये? मलयालम। इसको हम दोनों डायरेक्शन में MALAYALAM, MALAYALAM दोनों डायरेक्शन में देखें, एक ही तरह की स्पेलिंग आएगी। तो मलयालम इसी तरह की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने यूज किया है। तो देखिए आप, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उन सीक्वेंसेस को कहते हैं जो दोनों डायरेक्शन में बिल्कुल सेम पढ़ी जाएं, तब हम इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये नाम देंगे। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस, हर एंजाइम के काम करने की एक पर्टिकुलर टाइप की सीक्वेंस जिसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल रहे हैं। तब यहां पर ये एक सीक्वेंस दी गई है GAATTC। ये सीक्वेंस किसकी है? तो दोस्तों एंजाइम का नाम याद रखना है, EcoR1। ये एक फेमस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। EcoR1 इस सीक्वेंस पर कहां पर कट करेगा? ये हमेशा G और A के बीच में कट लगाएगा। G और A के बीच में जब कट लगेगा तो देखिए ये जो 5' वाला स्ट्रैंड है, ये 5' वाला ये G के साथ यही रह गया। 3' वाला स्ट्रैंड, इसमें देखिए क्या क्या आया? C, T, T, A, A। अब ये अलग हो गया G के साथ, ये 5'। यहां पर जो 3' था उसमें देखिए C, ठीक है, फिर उसके बाद T, T, A, A, ये ऐसे सेपरेट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये कट करने का रिजल्ट आया। क्या कट सेंटर से हुआ? नहीं, सेंटर से नहीं हुआ। ये एक न्यूक्लियोटाइड को छोड़ करके या एक नाइट्रोजन बेस को छोड़ करके कट किया गया। तो दोस्तों ऐसे सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो सेंटर से थोड़ा हट करके कट करते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम स्टिकी एंड
फॉर्मिंग एंजाइम बोलते हैं, आरई बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। जो हिंदी सेकंड है उसके साथ एक ड्रॉबैक था, वो सेंटर से कट करता था। किससे कट करता था दोस्तों? देखो मैं उसका भी बता देता हूं आपको। हिंदी सेकंड, हिंदी सेकंड ये कहां पर कट करता था? तो 5 से 3 की तरफ जब हम चलें, 5 से 3 की तरफ, तो GTC GAC ये इसका 3 एंड, GTC GAC ये इसका 3 एंड। तब देखिए इससे जो कट करने के बाद जो पीसेस बनते थे वो कैसे होते थे? वो ब्लंट एंड वाले होते थे। कैसे होते थे? ब्लंट एंड। तो इन्हें हम नाम देते हैं ब्लंट एंड। ब्लंट एंड्स पर लाइगेज एक्टिविटी अच्छे से नहीं होती है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में वो सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ब्लंट एंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जनरली उनको प्रेफर ही किया जाता। यहां देखिए एंड कैसा बना, ठीक है? तो इसका अपन रिजल्ट यहीं पर मैं आपके सामने बता रहा हूं। तब देखिए 5 से 3 वाले एंड पर 5 एंड, यहां पर एक अकेला जी रह गया, है ना? यहां पर जी बचा, तो एक एंड इसका ये रहा। इसका 3 वाला एंड, ये 3 एंड, इस पर देखिए C T T A A ये रह गया, तो इसको मैंने ऐसे बांध दिया। बिल्कुल इसका ऑपोजिट यहां पर मिलेगा, मतलब ये जी मिलेगा यहां पर, और उसके बाद सामने की तरफ C T T A A ये ऐसे मिलेगा। तब इन एंड्स को हम नाम देते हैं स्टिकी एंड्स। इसके बीच में बिल्कुल इसी शेप का हम एलियन पीस जब इंसर्ट करेंगे और उस पर लाइगेज की एक्टिविटी कराएंगे तो वो बहुत इफेक्टिव रहेगी, बहुत अच्छे से वो लाइगेशन देखने को मिलेगा, जिसके फेलियर के चांसेस 0% होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आ जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 2 टाइप के होते हैं। किस बेसिस पर? वो किस तरह के एंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अपन ने बेस बनाया, उस बेसिस पर 2 तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हिंदी सेकंड, उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट मैंने यहां पर दी आपको, हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड अपनी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बिल्कुल बीच में से काटता है, इसलिए जो एंड्स बनते हैं वो ब्लंट एंड्स होते हैं, बिल्कुल ब्लंट। और इको R1 ये उसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC, इको R1 इस सीक्वेंस पर ऐसे कट करेगा, तो जो एंड्स बनेंगे वो ऐसे होंगे। कैसे बन रहे हैं दोस्तों? इस तरह के, एक छोटा एक बड़ा, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से ये एंड्स यहां पर बनेंगे। तब इसे हम स्टिकी एंड बोलेंगे। स्टिकी एंड बनाने वाला एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1। तो दोस्तों ये टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एक बार जल्दी से मैं आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की एक हिस्ट्री बता देता हूं। क्या ये अचानक खोजे गए? क्या नहीं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल में एक रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। वो सिस्टम करता क्या है? बैक्टीरिया उस सिस्टम की हेल्प से, हर बैक्टीरिया में ये सिस्टम मौजूद है, उस बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा। तब वो बैक्टीरिया अपना जो प्रोटेक्शन है उस बैक्टीरियोफेज से, अपना बचाव है, वो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम से करता है। कैसे करता है? देखिए, हर जीनोम के पास बहुत अलग अलग टाइप की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती हैं, ठीक है? तो उस बेसिस पर हम थाउजेंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा सीक्वेंसेस उतने तरह के एंजाइम्स हम उसमें पहचान सकते हैं। तो जब बैक्टीरिया के ऊपर कोई बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होता है? उसको ये पता है बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और वायरस अपना जीनोम डालेगा, वो बैक्टीरियल जीनोम को टारगेट करेगा, वायरल जीनोम,
और बैक्टीरियल जीनोम उस वायरल जीनोम के पूरी तरह से कंट्रोल में चला जाएगा। वो वायरस अपनी कॉपीज उस बैक्टीरिया से बनवाएगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस वहां पर अटैक की रहती है। तो बैक्टीरिया क्या काम करता है? बैक्टीरिया वायरल जीनोम को इसी तरह से कट करने की कोशिश करता है। मैंने क्या बताया? बहुत तरह की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस किसी भी जीनोम पर हो सकती हैं। तो बैक्टीरिया को भी ये पता है कि जो वायरस या बैक्टीरियोफेज उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उसके जीनोम में कई तरह की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगी। एक भी सीक्वेंस मैच कर गई और जीनोम कट गया तो वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना पाएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बनाना शुरू करता है। अब एक प्रॉब्लम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियल जीनोम को नहीं काटेंगे क्या? यहां भी तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तब उसका क्या आंसर है दोस्तों? याद रखना है, इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के सिंथेसिस से पहले बैक्टीरिया अपने जीनोम को कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। कैसे? मिथाइलेशन के थ्रू। तो डीएनए मिथाइलेशन आपने एक टर्म सुनी होगी, जिसमें हम क्या करते हैं? हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो खुद का जीनोम नहीं काटे। तब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अब उस बैक्टीरियल जीनोम को टारगेट नहीं कर पाते, उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमने उनके एंड्स पर मिथाइलेशन करवा दिया है। इस वजह से बैक्टीरियल जीनोम सेफ रह जाता है। लेकिन जैसे ही वायरल जीनोम उसके अंदर आता है, बैक्टीरियल एनवायरनमेंट में, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस जीनोम में जहां भी उनकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है वहां पर कट कर देते हैं जगह जगह पर, और बैक्टीरियल जीनोम के अंदर वायरल जीनोम के ढेरों पीसेस बना देते हैं। कोई भी एक पीस अगर उसका सपोज करिए ट्रांसलेशन होता है तो उससे वायरस की कॉपी नहीं बनेगी, वो एंटायर या इंटैक्ट होना चाहिए, तभी वायरस अपनी कॉपीज बना पाएगा। तो ये इसकी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम की। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होती है, जिसको 5 से 3 की तरफ सेम डायरेक्शन में रीड किया जाता है। तो दोस्तों ये इको R1 की मैंने अभी आपको बताई, किस तरह से G और A के बीच में ये कट लगा रहा है। G और A के बीच में कट लगने पर ये दो स्ट्रैंड्स यहाँ पर सेपरेट हो गए, एक यहाँ पर ये इस तरह की शेप लिए हुए, ये दूसरा ऐसी शेप के साथ यहाँ पर है, तब हम इनको स्टिकी एंड्स बोलेंगे। इको R1 एक स्टिकी एंड्स बनाने वाला एक एंजाइम है। तो जब हम इनको साथ साथ लाते हैं तो ये वापस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। तब इसी सीक्वेंस का एलियन पीस हम इनके बीच में जोड़ देते हैं, तब इन दोनों एंड्स के बीच में, स्टिकी एंड्स के बीच में एक फॉरेन डीएनए आकर के लाइगेज की हेल्प से जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए आप, ये एक जो पॉइंट मैंने अभी बताया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद जब हम उसमें फॉरेन डीएनए जोड़ते हैं तो हम उसके लिए जो एंजाइम यूज करते हैं वो कहलाते हैं डीएनए लाइगेजेस। इसको किससे निकाला गया? इसको एक बैक्टीरियोफेज वायरस से निकाला गया। ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या कहलाता है? T4 वायरस। तब इसका पूरा नाम रखा गया T4 डीएनए लाइगेज। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है? याद रखना है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा। T4 डीएनए लाइगेज के डिस्कवरर साइंटिस्ट एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर H.G. खुराना। इन्होंने T4 डीएनए लाइगेज को सबसे पहले डिस्कवर किया। तो दोस्तों याद रखना है, T4 डीएनए लाइगेज बैक्टीरियोफेज से इसको कलेक्ट किया गया, ये एक एंजाइम है। अब देखिए किस तरह से हम रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसको हम डायग्रामेटिकली, जैसा एनसीईआरटी में समझाया गया है, बिल्कुल वैसे हम देख रहे हैं। हमने क्या करा, ये एक पूरा जीनोम, इस जीनोम में सपोज करिए हमारे काम का ये पीस है, इस पीस को हम यहाँ पर लाइगेट करने वाले हैं। ये है क्या पूरी रिंग? ये वेक्टर या प्लास्मिड है। तब देखो इसको यहाँ पर जोड़ने का जो प्रोसेस है ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलने जा रहे हैं हम इसको? रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद आगे की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, देखिए हम इसमें कैसे इसको कवर कर रहे हैं, कैसे हम इसको देख रहे हैं। हमने सबसे पहले पूरा डीएनए सेपरेट किया, इस डीएनए के अलग अलग पीसेस कर लिए। किसकी हेल्प से करे? कोई भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। याद रखना है
उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिससे हमने इस डिजायरेबल सेल्स का जीनोम निकाला है, उसको अलग अलग पीसेस में डिवाइड किया है, उसी से हम इस वेक्टर डीएनए को भी कट करेंगे। फिर से बोलूं मैं आपको, हम जिस एंजाइम का यूज करते हैं किसके लिए, इस फॉरेन डीएनए को अलग करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करते हैं, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज हम इस वेक्टर डीएनए को, प्लास्मिड डीएनए को कट करने में करेंगे, ताकि सेम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बन जाए और इस तरह से ये लाइगेशन आ जाए, बिल्कुल सेम सीक्वेंस। तो दोनों आराम से बिल्कुल इन दोनों के बीच में सेम टाइप का यहाँ पर कट करा हुआ फॉरेन डीएनए आकर के जुड़ जाएगा इन दोनों पीसेस के बीच में, तब ये रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होगा। तो देखिए, हमने डीएनए, उसके कई सारे पीसेस, इनमें से जो हमारे काम का पीस है इसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर लिया। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करने के बाद हमने इसको वेक्टर डीएनए को कट किया पहले सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तब देखिए, ये सपोज करिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नंबर है, नाम है RE1। क्या नाम है? RE1। यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में यही यूज करने वाला हूँ, RE1। इससे मैंने कट किया तो दोनों सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट हो गए। अब इसको यहाँ पर जोड़ देना। जोड़ने के लिए मैं कौन सा एंजाइम यूज करूँगा? इसके लिए मैं लाइगेज एंजाइम यूज करूँगा। तो यहाँ पर लाइगेज इसको जोड़ रहा है। अब ये क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे rDNA। जुड़ने के बाद इस rDNA को हम किसी होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे। होस्ट सेल के नाम पर यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है ई कोलाई का, एनसीईआरटी ने ई कोलाई लिया है। इसके अंदर हमने इसको, इस rDNA को डाल दिया। rDNA यहाँ पर चला गया, 2 सेल्स हैं, दोनों के अंदर चला गया। ये सेल्स डिवाइड करती जा रही हैं, उसके साथ साथ ये जो प्लास्मिड हमने एक डाला था वो भी अपनी कॉपीज बनाता जा रहा है, ताकि हर सेल में सेम नंबर ऑफ प्लास्मिड्स अवेलेबल रहें। तो ये प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद जब हम इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज कर रहे हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन या बैक्टीरिया, ये हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जो मैंने लेबल किया है, बहुत छोटी सी चीज़ मैंने लेबल की है कि RE1 दोनों जगह पर यूज़ होगा। ये आंसर देते वक्त आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। लिखने में दिखने में सिर्फ मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, RE1, लेकिन हमेशा याद रखना है वेक्टर और फॉरेन डीएनए दोनों एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होंगे, हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने बताया था जब वो पीसेस कई सारे हो गए, उसमें से हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके एक जो डिजायरेबल जीन हमें चाहिए, फॉरेन डीएनए चाहिए, वो हमें सेपरेट करना है। इसके लिए हम जो प्रैक्टिस यूज करते हैं वो कहलाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किस पर बेस्ड है? ये एक पर्टिकुलर जेल हम यहाँ पर बनाते हैं। इस जेल को हम किसी एल्गी से ले सकते हैं, जैसे जेलिडियम, ये एक एल्गी का नाम है। इससे हम ये जेल निकालते हैं। जेल का नाम क्या है? जो इससे मटेरियल जिससे ये जेल बनेगा, ये मटेरियल कहलाता है अगार अगार। तब इस प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे? अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एज, ये इस नाम से जानी जाएगी। अगर ये जेल बनाने का मटेरियल पॉली अक्राइलमाइड जेल यूज करके किया जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे पेज, पॉली एक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो दोस्तों, जेल हमने बनाया, हमने यहां पर गैप छोड़ दिए। जो पीसेस हमें डीएनए के मिले, उन पीसेस को हमने यहां पर किसी एक साइट पर रन करवाया, है ना। जैसे ये जो साइट नंबर 4 है, ये क्या है? सपोज करिए ये डिफाइंड फ्रेगमेंट्स है, मतलब हर पीस का साइज हमें पता है, उसको हमने
नंबर 1 पर डाल दिया। नंबर 3 पर हम क्या डाल रहे हैं, हम जो सैंपल हमने बनाया है उन सैंपल के इसको हम यहाँ पर इनोकुलेट करवा रहे हैं। इसके बाद जब हम उसको इनोकुलेट करवा देते हैं, एक और कोई डीएनए है उसको हमने नंबर 2 पर डाल दिया, एक और था उसको नंबर 1 पर डाल दिया। फिर देखिए हमने क्या करा, इसको एक इलेक्ट्रोलाइट मीडियम में रख दिया। इलेक्ट्रोलाइट मीडियम में रख करके हमने इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया। प्लस यानी एनोड, डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए डीएनए हमेशा एनोड की तरफ मूव करेंगे। जो भी पीसेज हैं डीएनए के वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। कौन सा पीस सबसे दूर आएगा, जो सबसे छोटा होगा। तो जितना छोटा डीएनए फ्रेगमेंट उतना फार उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमेशा हमें याद रखना है। फिर से मैं बोल देता हूं आपको, डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, जितने छोटा पीस ऑफ डीएनए होगा, जितने स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए होंगे, उतना लॉन्ग साइट ऑफ इनोकुलेशन से उतना ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हुए कवर करेंगे। तब देखिए इसी वजह से हमें अलग अलग बैंड्स मिल जाते हैं। इन बैंड्स को हम चेक करते हैं कि ये डीएनए ही है क्या, इसके लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड डाल देते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड को डालने के बाद इस पूरे जेल को हम यूवी रेज चैम्बर में रख देते हैं। तब ऑरेंज कलर की फ्लोरिशिंग, ऑरेंज कलर की यहाँ पर लुमिनेंस प्रोड्यूस होती है इन सेगमेंट से। इथिडियम ब्रोमाइड एक जेनेटिक डाई है, वो सिर्फ डीएनए को ही स्टेन करती है। तो अगर ये ऑरेंज कलर की फ्लोरिसेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब ये डीएनए ही है। अब ये पीस क्यों नहीं कटा, देखिए इस पर क्वेश्चन बनता है। ये पीस सब एक जगह पर ही क्यों इकट्ठे हो गए, इसका मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने वहां पर डाला था, उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहां पर नहीं है। एक रीजन पॉसिबल ये हो सकता है। दूसरा पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, ये डीएनए ही ना हो, ये गलती से कोई और कंटेंट आ गया हो, हम इसको डीएनए मान रहे हो। तब ना तो ये इथिडियम ब्रोमाइड में चमकेगा, ना किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होगा। क्यों, क्योंकि ये डीएनए ही नहीं है, ठीक है, या फिर ये न्यूक्लिक एसिड ही नहीं है। तो देखिए इस पर कई बार क्वेश्चंस बन चुका है कि इसका पॉसिबल रीजन क्या है। तो एक, ये कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो हम यूज कर रहे हैं उस एंजाइम की कोई भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं रखता, और दूसरा ये हो सकता है कि न्यूक्लिक एसिड ही ना हो, डीएनए या आरएनए ना हो, तब हम इसको यहाँ पर बैंड्स के अंदर डिवाइड होते हुए इसका मूवमेंट नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस कहलाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको फॉरेंसिक साइंस में भी यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस में जब हम इसको यूज़ करते हैं तब इसका नाम रख देते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या कहलाएगी दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखिए हम जेल में हमने उसको पहचान लिया, इथिडियम ब्रोमाइड से हमने स्टेन करके देख लिया कि ये डीएनए ही है। अब जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है एलियन पीस या फॉरेन डीएनए की, उस सीक्वेंस वाले बैंड को कट करके उसमें से डीएनए सेपरेट करना इल्यूशन कहलाएगा। डिजायर्ड पीस वाला बैंड, उस बैंड को पहले कट किया और उसमें से उस डीएनए को कलेक्ट करना क्या कहलाएगा दोस्तों, इल्यूशन। तो इल्यूशन टेक्निक के थ्रू हम उस पीस को अलग कर लेंगे, फॉरेन डीएनए को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस फॉरेन जीन को कलेक्ट करते हैं। उस फॉरेन जीन को हमें किस में जोड़ना है दोस्तों, वेक्टर में जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, ताकि वो होस्ट सेल के अंदर ले जाए। होस्ट सेल में ले जाने का एक तरीका वेक्टर वाला है। इसके बाद अपन देखेंगे वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इजीली किया जा सकता है। तो देखिए, लेकिन सक्सेसफुल हम वेक्टर के साथ ही कर रहे हैं। तो वेक्टर्स की फॉर्म में हम कौन से डीएनए को लेते हैं, एक प्लाज्मिड, दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस। कौन कौन से, या तो प्लाज्मिड डीएनए लेते हैं या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस लेते हैं। कोई और भी ऑर्गेनिज्म वेक्टर हो सकता है क्या, तो देखिए आप, अगर एनिमल सेल है तो SV40 सिमियन वायरस 40, इसका यूज हम वेक्टर की तरह करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में SV40 वायरस को यूज किया गया था। कोई और है क्या इसके अलावा एग्जाम्पल, तब देखिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम,
ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी अलग तरह के वेक्टर्स हैं जिनको हम जीन ट्रांसफर टेक्निक में यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जरूरी नहीं है वेक्टर्स हमेशा प्लास्मिड हो, ये कोई बैक्टीरियोफेज वायरस हो सकता है, BAC, YAC, इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल NCERT में दिया गया है और ये कहलाते हैं जंपिंग जीन्स। क्या बोलते हैं इनको? जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोसोन्स। इसको जंपिंग जीन या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ये नाम देते हैं। जंपिंग जीन भी बोल सकते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो जीन ट्रांसफर टेक्निक में हम इनमें से किसी एक को यूज कर सकते हैं। फिर भी याद रखना है, एनिमल सेल के लिए SV40 प्रेफरेबल है, खास करके मेमेलियन सेल्स के लिए। प्लांट सेल्स के लिए कौन सा वेक्टर हम यूज करते हैं? तो हम प्लांट सेल्स में प्रेफर करते हैं TI प्लास्मिड। एनिमल सेल के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों? SV40 या फिर कोई बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना, बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोफेज भी, और SV40 हम हमारे केस में यूज करते हैं। TI प्लास्मिड हम प्लांट सेल के लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए हम या तो कोई नॉर्मल प्लास्मिड या फिर कोई बैक्टीरियोफेज जो उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को टारगेट करता हो उसको हम यूज करेंगे। तो दोस्तों, ये वेक्टर से रिलेटेड एक जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम बात कर रहे हैं प्लास्मिड वेक्टर की। प्लास्मिड बोलते किसको हैं? प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन लिए हुए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA प्लास्मिड कहलाएगा। फिर से मैं बोल दूं एक बार, आपको याद रहेगा। देखिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA जो ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकता हो, इसे हम प्लास्मिड बोलेंगे। तो ये प्लास्मिड, क्या खास बात है इसकी कि हम इसको वेक्टर बनाते हैं? तो देखिए, प्लास्मिड के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत, हर प्लास्मिड के पास एक ओरी साइट होती है। ओरी से मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब क्या हुआ इसका? वहां से वो प्लास्मिड अपनी कॉपीज बनाना शुरू करेगा। एक प्लास्मिड यानी एक सर्कुलर DNA, वहां से कॉपी बनना शुरू हुई, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, 1 से 2 बन गई, तब ये ओरी साइट कहलाएगी। ओरी साइट कैसे काम करती है? धीरे काम कर सकती है, तेज काम कर सकती है। अगर मुझे किसी फॉरेन जीन को किसी प्लास्मिड में डाल करके उसकी बहुत सारी कॉपीज बनवानी है, तो मैं हाई कॉपी नंबर ओरी साइट वाला प्लास्मिड लूंगा। क्या लूंगा मैं? हाई कॉपी नंबर वाला लूंगा, जिससे बहुत जल्दी मुझे उसकी कॉपीज मिल जाएं। अगर एक्सप्रेशन लेना है यानी प्रोडक्ट लेना है तो फिर मैं नॉर्मल प्लास्मिड्स की बात करूंगा। तो देखिए आप, ये ओरी साइट बहुत इंपॉर्टेंट साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रिलेटेड साइट। एक चीज और, ये जो TI प्लास्मिड है इसके पास 2 ओरी साइट्स हैं। हमेशा प्लास्मिड के पास एक होती है। एक्सेप्शन शटल वेक्टर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से सुनिए, एक्सेप्शन शटल वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे प्लास्मिड्स जिनके पास 2 ओरी साइट्स होती हैं, उन्हें हम शटल वेक्टर्स नाम देते हैं। शटल वेक्टर्स क्या होते हैं? शटल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके पास 2 ओरी साइट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक वो साइट जो प्रोकैरियोटिक सेल में एक्टिवेट करके रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दे, दूसरी यूकैरियोटिक सेल में अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकती है, तब हम ऐसे वेक्टर्स को शटल वेक्टर्स नाम देते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, TI प्लास्मिड एक शटल वेक्टर है, यानी इसके पास 2 ओरी साइट्स प्रेजेंट हैं। अब आ जाते हैं मार्कर साइट्स क्या होती हैं। तब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं PBr 322 का। इसके पास 2 साइट्स हैं, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, दूसरी है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट्स। तब ये दोनों साइट्स क्या कहलाती हैं? मार्कर साइट्स। क्या मार्क करेंगी? दोनों में से कोई भी एक इवेंट को मार्क कर सकती हैं। कौन सी इवेंट है? 2 मैंने बताया था शुरू में टर्मिनोलॉजी में, 2 ही टर्म्स पर ये चैप्टर बेस्ड है। एक रिकॉम्बिनेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। तब देखिए, एक मार्कर साइट को हम रिकॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, तो दूसरी अपने आप
ट्रांसफॉर्मेशन साइट हो गई। तब ये दो मार्कर साइट्स इसके पास होती हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? एक है एम्पिसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। दोस्तों एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लेकिन हमें ये याद रखना है। इस PBr 322 को हम ई कोलाई में डालते हैं, तो क्या ई कोलाई के पास पहले से एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट कंडीशन मौजूद है क्या, या उसका जीन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तब याद रखना है ई कोलाई, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल और कैनामाइसिन, इन चारों में से कोई सी भी एक एंटीबायोटिक अगर यूज करते हैं तो ई कोलाई मर जाता है। इसलिए हमने मार्कर साइट्स वो लिए हैं जिनसे ई कोलाई मरता है। अगर वो नहीं मर रहा, इसका मतलब ये साइट काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इन पर जो क्लोनिंग साइट्स हैं उनमें से किसी एक साइट को हमने कट करके वहां पर यूज किया उस साइट को, और फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया। हो सकता है यहां पर, हो सकता है यहां पर हम उस डीएनए को इंसर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों याद रखना है, दोनों में से कोई भी एक साइट को हम रिकॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, तो दूसरी वाली साइट को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, वो कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेशन साइट। उसको यूज कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, यहां पर जो RE साइट्स हैं इसको यूज नहीं करेंगे। एक चीज और, ये जो साइट्स हैं यहाँ पर, ये कहलाती हैं EcoR1 क्लेवन हिंदी थर्ड, है ना, BAM-H1 SAL1 PBU सेकेंड, या फिर यहाँ देखिए PST1 PBU1 और EcoR1 वगैरह। ये सब क्या है? ये सब क्लोनिंग साइट्स हैं। क्लोनिंग साइट को कुछ और बोल सकते हैं क्या? ये स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स हैं, इसलिए हम इनको RE साइट्स के नाम से भी जान सकते हैं। क्या कहलाएंगी ये? RE साइट्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स। तो ये साइट्स क्लोनिंग साइट्स भी कहलाती हैं, RE साइट्स के नाम से भी ये जानी जाती हैं। तब देखिए, इनमें से जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास अवेलेबल है, हम उसका यूज करके यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन लाइगेज की हेल्प से कंप्लीट करवाएंगे। उस RE को यूज करके हम कट करेंगे, उसी RE से हम फॉरेन डीएनए भी कट करके लाएं, उसको यहाँ पर लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया। तब ये साइट, ये पूरा प्लास्मिड अब कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए या rDNA। एक चीज और, PST1 इस पूरे में कहीं और है क्या? नहीं। PVU1 इस पूरे में कहीं और है क्या? बिल्कुल नहीं। तब देखिए, EcoR1 कहीं और है क्या? नहीं है। अगर एक ही RE की एक से ज्यादा साइट्स होंगी तो ये रिकॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो जाएगा। मतलब हमें इसको इंटैक्ट रखना है, एक जगह से ही कट करके खोलना है। अगर एक से ज्यादा साइट्स हुई तो ये पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। पीसेस में डिवाइड हो गया तो ये प्लास्मिड बेकार हो गया, हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो याद रखना है, किसी भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक ही साइट होती है, एक क्लोनिंग साइट ही एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड होगी। उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की दोबारा कहीं पर कोई क्लोनिंग साइट नहीं मिलेगी। याद रहेगा आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, अब अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को देखें तो अभी मैंने बताया था आपको, वो एक मार्कर साइट की तरह यूज हो रहे हैं। हर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन में PBr 322 के केस में दो साइट्स हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट और दूसरी टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पर दो क्लोनिंग साइट्स हैं, BAM-H1 और SAL1। टेट्रासाइक्लिन के बाद अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पर PVU1 और PST1, ये दो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स हैं या क्लोनिंग साइट्स हैं। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। BAM-H1 और SAL1 कौन से मार्कर साइट्स पर अवेलेबल है? आपका आंसर आना चाहिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट्स पर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही कहलाएगा, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। या फिर PBr 322 में टोटल कितनी RE साइट्स या क्लोनिंग साइट्स हो सकती हैं? कौन कौन सी हैं? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पर BAM-H1 SAL1, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पर PST1 PVU1, एक ओरी साइट के पास PVU सेकेंड, फिर एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के बीच में EcoR1 क्लेवन हिंदी थर्ड।
ऐसे करके टोटल 8 आरई साइट्स हैं। एक बार टैली कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आप ये सब। तो देखो आप, आरओपी साइट पर पीवीयू सेकंड मौजूद है ना। मैंने ओरी के पास बोला था, तो वो आरओपी साइट पर पीवीयू सेकंड है। तो इस तरह से टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आरओपी साइट पर कौन सी रेस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट मौजूद है, थोड़ा सा सोच करके आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी नहीं है। क्यों? 8 के नाम हमें याद रखने हैं। कौन सी मार्कर साइट पर या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट पर कौन कौन सी क्लोनिंग साइट्स हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये याद रखना है। अगर एम्पिसिलिन से टेट्रासाइक्लिन की तरफ चलें, ठीक है, तो पहली साइट कौन सी आएगी? अंडरस्टूड है, इको R1। दूसरी कौन सी आएगी? क्लेवन। तीसरी कौन सी आएगी? आखिरी आएगी हिंदी, थर्ड। क्या ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी कहलाएगा? नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको ये बना करके इसके आंसर्स याद रखने हैं। बिल्कुल टिप्स पर याद कर लीजिए, बहुत इजी है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसीलिए मैं आपको इसमें सपोर्ट कर रहा हूं, इसमें हेल्प कर रहा हूं कि आप इसको कैसे याद रखिए। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट 2 क्लोनिंग या आरई साइट, BAM-H1 साल्वन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट 2 क्लोनिंग या आरई साइट्स, कौन कौन सी? PVU1, PST1। आरओपी PVU सेकंड, ये एक हो गया। अब आ जाते हैं एम्पिसिलिन से टेट्रासाइक्लिन की तरफ चलें तो कौन कौन सी साइट्स आएंगी? इको R1, क्लेवन, हिंदी थर्ड। ऐसे करके टोटल 8 साइट्स यहां पर आएंगी। तो दोस्तों ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए ये चॉइस हो सकती है। अब देखिए, टोटल 8 आरई साइट्स हैं, PVU1 एंड PVU सेकंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, PBR 322 में टोटल 8 आरई साइट्स हैं। और कौन कौन सी साइट्स हैं? एक आरओपी साइट है। आरओपी साइट का क्या काम होता है? आरओपी साइट का होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स बनाने हैं वो आरओपी साइट्स बनाएगी, जो भी प्रोटीन्स बनाने हैं वो सब आरओपी साइट्स बनाएगी। अब देखिए, ये तो हुआ पीबीआर रिलेटेड, पीबीआर 322 रिलेटेड रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एक बहुत अच्छा और एग्जाम्पल दिया है, जिस भी साइट पर हम इंसर्शन करवाते हैं, फॉरेन डीएनए को अटैच करवाना इंसर्शन कहलाएगा। तो चाहे वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट्स हो, चाहे वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट हो, दोनों में से किसी भी एक साइट पर ये करा सकते हैं। तो जिस भी साइट पर हम करवाते हैं उसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी खो जाती है, तब इसके लॉस करने की प्रॉपर्टी कहलाती है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों इसे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये पूरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन इसकी हेडिंग नहीं दी है, ये किससे रिलेटेड है ये नहीं दिया है। तो मैं एक बार आपको ये ब्रीफ कर देता हूं, ये किसके बारे में है और इस पर किस तरह का क्वेश्चन बनता है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। एक और प्लास्मिड वेक्टर की अब हम बात कर रहे हैं। ये प्लास्मिड वेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाए गए, पीयूसी वेक्टर्स के नाम से ये फेमस हुए। तो एनसीईआरटी ने नेक्स्ट पेज पर यही वाला पार्ट दिया है पीयूसी वेक्टर का। यहां पर एनसीईआरटी पीबीआर 322 की बात नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इस एंजाइम को बनाने वाला जीन पीबीआर 322 में कहीं नहीं है। तो देखिए, एंजाइम यानी प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है वो जेड जीन कहलाता है। तो देखिए, हम इसी की बात कर रहे हैं। ये एक पीयूसी वेक्टर, इस पीयूसी वेक्टर में तब आ जाते हैं हम यहां पर एक जीन एनकोडेड,
क्या है ये? मैं इसको PUC वेक्टर बोल रहा हूँ। PUC 7, PUC 11, PUC 8, इस तरह के कई सारे वेक्टर्स बनाए गए। देखिए अब इसमें एक Z जीन यहाँ पर लगा हुआ है। कौन सा जीन है? Z जीन। ये जीन जब भी काम करता है तो एक एंजाइम बन जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस एंजाइम की क्या प्रॉपर्टी है? क्रोमोजेनिक नेचर का ये एंजाइम है। कैसी नेचर का है? क्रोमोजेनिक नेचर का। ये एंजाइम बन गया तो जिस कल्चर मीडियम में अपन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कल्चर मीडियम बिल्कुल ऐसा ब्लू कलर का आ जाता है। तो Z जीन की क्या क्वालिटी? अगर ये जीन काम कर रहा है तो कल्चर मीडियम का कलर ब्लू कर देगा। काम नहीं कर रहा है तो अंडरस्टूड है, कल्चर मीडियम ब्लू कलर के बिना रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस Z जीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पर। यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है और ये है EcoR1। इसके पास एक ही साइट है, EcoR1। ठीक है, एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए क्या है वो? यहां पर एक मार्कर साइट है। ये मार्कर साइट कौन सी है? ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट। दूसरी मार्कर साइट नहीं है क्या? नहीं, एक ही मार्कर साइट। कौन सी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट। एक ही साइट है तो मैं इसको मार्कर क्यों बोल रहा हूं? या तो ये रिकॉम्बिनेशन साइट होगी या ट्रांसफॉर्मेशन साइट होगी, दोनों में से कोई एक होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट सिर्फ और सिर्फ एक ही काम चेक करने में यूज होती है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए हम इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन साइट कहते हैं। देखिए बिल्कुल फिक्स हो गया, PUC वेक्टर में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन साइट कहलाती है। एक और साइट है जो Z जीन लिए हुए है। Z जीन किसको एनकोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जब भी बनेगा कल्चर मीडियम का कलर ब्लू हो जाएगा। देखो अब इस वेक्टर को हमने लिया, EcoR1 से इसको Z जीन को कट कर दिया। कट करने के बाद EcoR1 से ही हमने फॉरेन DNA निकाला था, उसको हमने लाइगेज एक्टिविटी करवा करके इसके बीच में जोड़ दिया। तो देखिए हम फॉरेन DNA को लेकर के आते हैं और कट करने के बाद यहां पर हम उसको जोड़ देते हैं। ये हमने इस जगह पर उसको जोड़ दिया, ये फॉरेन DNA जुड़ गया। अब क्या Z जीन एक्टिवेट होकर के बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा क्या? कैसे बना सकता है? हमने तो उसकी सीक्वेंस इस फॉरेन जीन से खराब कर दी, वो बनाई गई नहीं। यानी ना तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये बना, ना कल्चर मीडियम का कलर ब्लू हुआ। बिना किसी टेस्ट के हम जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हमें शुरू में ही पता चल जाता है कि जितने भी जो भी कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं जिनमें ये प्लास्मिड है, जिसमें हमने फॉरेन DNA को EcoR1 से इंसर्ट करवाया हुआ है, वो प्लास्मिड कल्चर मीडियम के कलर को नहीं बदल रहा है। इसका मतलब वो प्लास्मिड्स वाले बैक्टीरिया 100% ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। क्या है वो? 100% ट्रांसफॉर्मेंट्स। ट्रांसफॉर्मेंट्स रिकॉम्बिनेंट्स तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि कल्चर मीडियम का कलर चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इस प्लास्मिड को बैक्टीरिया के साथ रखा, उस बैक्टीरिया को हम कॉम्पिटेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। जितने भी बैक्टीरिया में ये प्लास्मिड गया, जितने में नहीं गया, जिनमें नहीं गया हमने उनको ये एंटीबायोटिक दे करके अलग कर दिया। प्लास्मिड नहीं है तो रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जैसे ही हम देंगे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब जो बचे हमारे पास वो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेंट जो बचे हैं उनमें रिकॉम्बिनेंट्स का टेस्ट करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेंट्स उस कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं उस कल्चर मीडियम का कलर चेंज नहीं हो रहा है, यानी ब्लू नहीं हो रहा है। ब्लू नहीं हो रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट्स 100% रिकॉम्बिनेंट्स भी हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? वो ट्रांसफॉर्मेंट्स 100% रिकॉम्बिनेंट्स भी हैं। तो PUC वेक्टर से हमारा एक स्टेप कम हो जाता है। कौन सा स्टेप? रिकॉम्बिनेंट्स को चेक करने का।
पहले तो हमने ट्रांसफॉर्मेंट्स अलग किए PBR 322 का जब हम यूज़ कर रहे थे, फिर जब ट्रांसफॉर्मेंट्स अलग हो गए तो अब उनमें से कितने ट्रांसफॉर्मेंट्स रिकॉम्बिनेंट्स हैं उसको भी हम चेक करना ज़रूरी पड़ता है वहाँ पर। इसमें चेक करेंगे ही नहीं क्योंकि क्रोमोजेनिक रिएक्शन से ये सब बन रहा है, इसलिए इसको टेस्ट करना ईजी है। तो ये वेक्टर थोड़ा सा अपर हैंड पर है PBR 322 के मुकाबले। क्योंकि Z जीन ने काम नहीं किया, क्योंकि Z जीन ने काम नहीं किया तो इसका मतलब यहाँ पर इस जीन का हमने फॉरेन DNA डाल करके इनएक्टिवेशन करवा दिया, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किसका? Z जीन का। क्या एनकोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एनकोड करता है। तो देखिए आप ये नोट्स में आप मेरे पढ़ लीजिएगा, अभी इसमें जैसे ही आप नोट्स पढ़ेंगे मेरे लेक्चर के साथ साथ तो आपको ये सब उसमें मिल जाएगा। देखिए आते हैं वापस से प्लांट्स और एनिमल्स में जीन ट्रांसफ़र के लिए किस किस ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स के लिए मैंने बताया था TI प्लास्मिड सबसे बढ़िया है। एनिमल्स के लिए SV40 वायरस जो एक रेट्रो वायरस है, इसको हम यूज़ करते हैं, या कोई और दूसरे रेट्रो वायरसेस को अपन यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? एनिमल सेल्स में जीन ट्रांसफ़र के लिए रेट्रो वायरसेस प्रेफरेबल होते हैं। प्लांट सेल्स में TI प्लास्मिड जो एक डिसआर्म्ड प्लास्मिड है। TI प्लास्मिड का मतलब क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। ट्यूमर यानी गांठ या कैंसर। इस प्लास्मिड को हमने बायोटेक्नोलॉजिकली इंप्रूव किया, मतलब इसके ट्यूमर प्रोड्यूसिंग जीन को हमने कट करके अलग कर दिया, उसके बाद हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इसी तरह की एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन सॉइल के अंदर मिलती है, रूट्स के साथ एसोसिएटेड है। रूट के अंदर जा कर के ये डिजीज़ कॉज करते हैं, ये रूट के अंदर जा कर के ट्यूमर्स कॉज करते हैं। तब देखो इसमें हम इस प्लास्मिड, इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लास्मिड है ट्यूमर कॉजिंग, उसको हम निकाल लेते हैं। इस प्लास्मिड को बैक्टीरियल सेल में जब हम वापस डालते हैं तो उसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन नहीं है। अब इस बैक्टीरिया को हम उस प्लांट को दे देते हैं जिसके अंदर भी हमें जीन शिफ्ट करवाना हो। देखिए अब लास्ट स्टेप पर हम आ रहे हैं। हमें उस होस्ट को, जैसे ई कोलाई को, रेडी करना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन रेट इंक्रीज करे, यानी जो RDNA उसको अपने अंदर ले। उसके लिए हम उसको कॉम्पिटेंट बना रहे हैं। उसके लिए हम जब उसको रेडी करते हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट उसका फॉर्मेशन, ताकि रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज कर जाए। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया? हमने उसको कैल्शियम आयंस, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर उस बैक्टीरियल सेल को रख दिया। फिर उसके बाद हमने उसको हीट शॉक और कोल्ड शॉक दोनों दिए। हीट शॉक और कोल्ड शॉक दोनों दिए। इसकी वजह से क्या हुआ? उस बैक्टीरिया की वॉल में जो पोर्स थे उनका डायमीटर बढ़ गया। ठीक है तो हमने उसको हीट शॉक और कोल्ड शॉक दोनों दिए रेगुलरली। थोड़ी थोड़ी देर में हम उसको पहले गर्म कर रहे हैं, एकदम से उसको आइस ट्रीटमेंट दे देते हैं, फिर से हम उसको 42 तक गर्म करते हैं। इस तरह से उसके पोर्स का डायमीटर बढ़ जाता है। तब वो RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर ले लेते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन या फॉरेन DNA को अपने अंदर खींचें। यही हमारे एक्सपेरिमेंट में एक एम अपन लेकर के चलते हैं। अब देखिए ये सब कुछ हो गया। अब आ जाते हैं हम, क्या बिना प्लास्मिड या वेक्टर के जीन ट्रांसफ़र किया जा सकता है क्या? तब पहला मेथड है माइक्रो इंजेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं? रिकॉम्बिनेंट DNA यानी प्लास्मिड अपन ने बना लिया, उस प्लास्मिड को अपन ने एक इंजेक्शन में लिया, एक बहुत छोटी पिपेट में, और फिर उसको सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया। किसमें इफेक्टिव है? एनिमल सेल्स के लिए ये मेथड बहुत बहुत इफेक्टिव। जैसे एक ओवम के अंदर हम कोई एक जीन इंसर्ट कराएं, तो हम किसी एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर एक जीन को इंसर्ट कराएं, तो उसके लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं प्लांट के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड जीन गन, जिसे हम बायोलिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। क्या कहलाएगा दोस्तों? जीन गन या बायोलिस्टिक। इस मेथड में हमने क्या किया? हमने गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स को कवर कर दिया, किसके साथ? उस RDNA के साथ। अब उसका बम्बार्टमेंट किया हमने सेल्स की एक पतली लेयर, सिंगल लेयर, एक
प्लेट के ऊपर बना दी थी, उसके ऊपर उसका बम्बार्टमेंट करते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स सीधे न्यूक्लियस में जाकर के ओरिसाइड के आसपास लग जाते हैं। इस तरह से ये जीन ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। तो माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल्स के लिए, बायोलिस्टिक प्लांट सेल्स के लिए बहुत इफेक्टिव एक मेथड, ठीक है। तो इस तरह से भी हम जीन ट्रांसफर कंप्लीट कर सकते हैं। एक और मेथड देखिए क्या है वो, ये कहलाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बहुत छोटी सी ड्रिल है, उससे हम सेल वॉल के अंदर पोर कर देते हैं और उसके बाद फॉरेन जीन उसके अंदर डाल देते हैं। तब इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। दोस्तों एक मेथड और क्या है याद रखना है, ये मेथड कहलाता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, इस पर 3-4 साल पहले क्वेश्चन बना था, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। इसमें हम पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल इस केमिकल का यूज़ करते हैं जीन ट्रांसफ़र के लिए। किसको? पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल, पेग, इस नाम से ये जाना जाता है। इसके अंदर हम जीन भर देते हैं, सेल के अंदर डाल देते हैं, ये सेल के अंदर जा कर के हट जाता है और हमारा जीन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो दोस्तों ये केमिकल मेथड है। अब आ जाते हैं इस सेम जो भी कुछ अभी तक हमने पढ़ा है उसको हम एक प्रोसेस की फॉर्म में देख रहे हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ना। तो पहला स्टेप क्या है, डीएनए को आइसोलेट करना, यानी सेल्स को रप्चर करना लाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से। अगर वो सेल जो डीएनए हमें चाहिए, डिजायरेबल डीएनए या फिर फॉरेन डीएनए जिस सेल से हमें निकालना है, अगर वो प्लांट सेल है तो हम एंजाइम सेल्यूलेज का यूज करके उस सेल को रप्चर करेंगे। अगर कोई फंगल सेल है तो एंजाइम काइटिनेज का यूज करके हम उस सेल को रप्चर करेंगे। इसी तरह से अगर कोई बैक्टीरियल सेल है तो एंजाइम लाइसोजाइम का यूज करके हम उस सेल को रप्चर करेंगे। और अगर कोई एनिमल सेल है तो ये तो एनसीईआरटी ने लिखा ही नहीं है, बताइए आप क्या आंसर आएगा। अगर कोई एनिमल सेल है उससे हमें डीएनए सेपरेट करना है तो याद रखिएगा हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को डिसोशिएट करने वाला एंजाइम लाइपेज यूज करेंगे। दोस्तों ये चीजें याद रखना है। फिर आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमने उस डीएनए को किसी एक आरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट कर दिया, उसके कई अलग अलग लेंथ वाले पीसेस बन गए। उनमें से हमने पीसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, किससे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करके हमने उसको अलग कर लिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका यूज किया। अब लाइगेशन, जो फॉरेन डीएनए था उसको हमने वेक्टर डीएनए के साथ यूज किया, मतलब लाइगेज एक्टिविटी यहां पर आ गई। कौन सी एक्टिविटी आ गई? लाइगेज एक्टिविटी यहां पर देखने को मिली। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तब देखिए इनटू द होस्ट, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, कई बार वेक्टरलेस ट्रांसफर भी हम करते हैं। फिर उसके बाद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उस प्रोडक्ट को, उस प्रोटीन को हमें सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद हमें उसको चेक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह की हैं, उसके अंदर पीएच मेंटेन करनी है, उसकी एक्सपायरी डेट के हिसाब से प्रिजर्वेटिव उसके अंदर मिक्स करने हैं, उसको पैक करके मार्केट में रिलीज़ करना है। पहले टेस्टिंग करनी है, फिर मार्केट में रिलीज़ करनी है। तब इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इसका एक पार्ट है। तो आ जाते हैं हम आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल का। मैंने बताया था अभी, प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, एनिमल सेल्स। फिर कटिंग ऑफ डीएनए, किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उन पीसेस को अपन सेपरेट करेंगे।
किसकी हेल्प से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। अगर वो डीएनए हमारे पास कम है तो हम उसमें पीसीआर डिवाइस को यूज़ करके उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस डिवाइस के अंदर प्राइमर्स और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, है ना, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह की उस मशीन के अंदर, उस डिवाइस के अंदर हम भर देते हैं। तब देखिए ये डिवाइस 3 स्टेप्स के ऊपर बेस्ड है। पहला स्टेप हाई टेम्परेचर स्टेप है जिसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको हम 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे करके सिंगल स्ट्रैंड्स में, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजन बेस पेयर्स के बीच में जो अवेलेबल है उसको हम तोड़ रहे हैं। 2 सेपरेट स्ट्रैंड्स यहाँ पर बन गए। सेपरेट स्ट्रैंड्स बनने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज इसको देख रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी कब आएगी? जब हम यहाँ पर प्राइमर जोड़ देंगे। प्राइमर का इन एंड्स पर जुड़ना क्या कहलाएगा? एनीलिंग। एनीलिंग कितने डिग्री टेम्परेचर पर होती है? 60 डिग्री के आसपास होती है ना, 60 डिग्री से कम पर। फिर इसके बाद पॉलीमरेज एक्टिविटी अब आ जाएगी जिससे एक्सटेंशन ऑफ स्ट्रैंड्स इन डायरेक्शंस में 3 to 5 डायरेक्शंस में देखने को मिलेगा। इसे एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन ये नाम देते हैं। ये कितने डिग्री टेम्परेचर पर होगा? 74 डिग्री के आसपास ये होगा। तो दोस्तों ये 3 स्टेप्स पीसीआर के अंदर यूज होते हैं। क्या है ये? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज या टैक पॉलीमरेज। किससे इसको निकाला गया है? थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, जो हाई टेम्परेचर वाटर स्ट्रीम्स के अंदर मिलने वाला एक बैक्टीरिया है। तब देखिए इस स्टेप की 30 साइकिल्स अगर हमने चला ली, ये ऐसा 30 बार कर लिया, तो कितनी कॉपीज हमें मिली? हमें 1 बिलियन कॉपीज मिलेंगी। तो आप देखिए कितना फास्ट एम्प्लीफिकेशन है, बहुत तेजी से हम इसकी साइकिल बना सकते हैं। तो 3 स्टेप्स हमने देखे, डीनेचुरेशन, प्राइमर की एनीलिंग और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स किसको बोलते हैं दोस्तों? मैंने अभी अभी आपको बताया, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को। जो कॉम्प्लीमेंट्री ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती हैं उन्हें हम प्राइमर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम खास यूज किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट एंजाइम, ये कहलाएगा डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? डीएनए पॉलीमरेज। फिर इस सेल को हम कॉम्पिटेंट होस्ट हीट्रोलोगस होगा जो ई कोलाई, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम इस सेल के अंदर डाल देंगे। तो जो डीएनए हमने बनाया उसको हम किसी हीट्रोलोगस होस्ट के अंदर डाल देते हैं। फॉरेन जीन को उसमें ऐड किया, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना और उसको हमने कॉम्पिटेंट होस्ट सेल में डाल दिया। अब देखो एक्सप्रेशन हमने उस जीन का लिया, किसका? फॉरेन जीन का। अगर वो इंसुलिन बना सकता था तो हमने उससे इंसुलिन प्रोटीन बनवा लिए, लेकिन इंसुलिन के साथ साथ उस प्लाज्मिड के बाकी जीन्स के प्रोटीन्स भी बन गए। तो सबसे पहले हमें उस इंसुलिन को बाकी प्रोटीन से अलग करना है, फिर उसकी प्योरिटी को चेक करना है ना, कि कितना ज़्यादा वो प्योर है, उसको टेस्ट करना है, उसकी एक्सपायरी डेट कितनी आनी चाहिए, तब किस तरह के प्रिजर्वेटिव हम उसके अंदर मिलाएं वो हम उसके अंदर देखेंगे। तो ये पूरा पार्ट हम इसके अंदर कवर करेंगे। कवर करने के बाद जब हम देखते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं वो काम भी कर रही है या नहीं, अगर वो अच्छे से इफेक्टिवली काम कर रही है तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस हमने किया है वो बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। तब हम उसको टेस्ट करने के बाद पैक करके, पैकेजिंग के बाद भी टेस्टिंग होती है बहुत बार, और उसके बाद उसको हम मार्केट में रिलीज कर देते हैं। इन सब को हम नाम देते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। देखिए अब लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं। ये जो टर्म है इसको अब आपको याद रखना है। फॉरेन जीन प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल लेवल पर लेने के जो टैंक्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उन्हें हम बायो रिएक्टर्स नाम देते हैं। बायो रिएक्टर्स 2 टाइप के हैं। एक स्पार्ज्ड स्टीयर टैंक बायो रिएक्टर्स, दूसरे
सिंपल स्टेयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, मतलब स्टेयरिंग तो दोनों में ही है, इसमें मैकेनिकल स्टेयरिंग होती है, जगह जगह पर प्रोपेलर लगे हुए हैं, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर या प्रोपेलर होते हैं। ये 1 2 इस तरह से घूम करके कंटेंट्स की सबस्ट्रेट की मिक्सिंग करते हैं। एक तो ये मेथड है, इसमें सब कुछ एसिड चेक करने का एक सिस्टम होता है, अगर गड़बड़ हो रहा है एसिड या बेस, यानी पीएच को बैलेंस करने का एक पार्ट है। स्टीम अगर बन गई है तो उसको निकालना है, अगर फोम या झाग बन गए तो उसको ब्रेक करना है, मूव करवाना है, कल्चर ब्रॉथ उसको अच्छे से मिक्स करना है। एक मोटर लगी हुई है यहाँ पर जो इसको घुमाती रहती है। यहाँ पर कितना टेम्परेचर या प्रेशर रिक्वायर्ड है उसके लिए भी अलग अलग मीटर्स लगे रहते हैं। इसमें देखिए क्या है, स्पार्ज स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर्स। इसमें क्या होता है, इसमें हम मिक्सिंग ऑफ कंटेंट्स को बबल्स से करते हैं। किन से करते हैं? एयर बबल्स से। ये बबल्स रैंडम मूवमेंट करते हैं तो जो मिक्सिंग होती है वो बहुत बहुत अच्छे से होती है। प्लस इसकी वजह से अपर लेयर ये कई तरह से इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रिलेटेड चेंजेस आ जाते हैं, जिससे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जो होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अपर हैंड पर है उसके मुकाबले, ठीक है। तो ये स्पार्ज स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर्स। तब देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मैंने बताया आपको, प्यूरिफिकेशन, फिर उसके बाद उसको कंप्लीटली प्रोसेस करना, प्रिजर्वेटिव की एडिंग करके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ले जाना, फिर उसके बाद मार्केट में रिलीज़ करना, पब्लिक यूज़ के लिए उसको रिलीज़ कर देना। दोस्तों ये हुआ पूरा चैप्टर। छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा आपको पेन नहीं लेना है, लेकिन कुछ टर्म्स अगर आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं तो ये चैप्टर आपके लिए चुटकियों का खेल है, बहुत ईजी है। अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो देखिए 2018 का पीसीआर के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन, लोएस्ट टेम्परेचर पर एनीलिंग, मीडियम टेम्परेचर पर एक्सटेंशन। तो दोस्तों यहाँ पर सी करेक्ट है। 2018 का ही सेकंड क्वेश्चन, टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑन वेक्टर पीबीआर 322 कौन कौन से हो सकते हैं? तो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये पीबीआर 322 के अंदर है। दो और ऑप्शन हो सकती हैं, एम्पिसिलिन और क्लोरामफेनिकोल की भी रेजिस्टेंस इसके पास नहीं है तो हम वो भी डाल सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है पीबीआर 322 उसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि हम डीएनए के पीसेस को हम बड़े आराम से सेपरेट करते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से हमें राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट ये हमें पहचानना है। तो देखो आप लास्ट इसके ऊपर मेरी सबसे पहले नज़र पड़ गई, प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग टू यूवी रेडिएशन। ये गलत हो गया, इसको पहले इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे तभी यूवी लाइट में वो फ्लोरेसेंट शो करेगा। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स थ्रू, बिल्कुल ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल whose concentration does not affect the movement of DNA, बिल्कुल ठीक है। DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel towards the anode terminal। दोस्तों इसका आंसर 1 2 3 ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 2020 में चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। पॉलीमरेजेस करेक्ट पहचानना है। क्या करेंगे? ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स? नहीं, ये तो रेस्ट्रिक्शन करते हैं। न्यूक्लियेजेस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए? नहीं, ये इनका ये काम नहीं है। एक्सोन्यूक्लियस मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए? नहीं, कॉर्नर ऑफ डीएनए। लाइगेज इसका मतलब अपने आप सही हो गया, 2 डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम लाइगेज करता है। 2020 का ही सेकंड क्वेश्चन, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इनटू द वेक्टर इज टर्म्ड एज ओरी साइट। ओरी साइट पर डिपेंड करेगा कि हमें कॉपीज लेनी है या फिर प्रोडक्ट लेने हैं। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड। इसको यूज करके हम यूवी लाइट के अंदर उसको रखेंगे तो हमें फ्लोरेसेंस नजर आएगी। तो सही ऑप्शन। अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड एंडोन्यूक्लियेजेस टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए इज। कौन है जो स्पेसिफिक डीएनए पोजीशन पर कट करेगा?
एंडोन्यूक्लियस कहाँ पर कट करेगा? तो याद रखना है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर इसकी कट आती है। 2021 का सेकेंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected? Denaturation नहीं हो पाएगा। क्यों? दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे हाई टेम्परेचर पर। देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजायरेबल फीचर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर? इनमें से क्लोनिंग वेक्टर में क्या चीज जरूरी नहीं है? प्रेजेंस ऑफ ए मार्कर जीन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट ये भी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ए 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स ये भी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तब देखिए एक ही एंजाइम की एक से ज़्यादा साइट्स नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ सेम एंजाइम, तो ऑप्शन इसमें हम सी मार्क कर रहे हैं। कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है? तो किसी भी एक एंजाइम की 2 साइट नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का 10th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, बिल्कुल ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, बिल्कुल सही है, अवे फ्रॉम द सेंटर। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from, तो दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी यहां पर अपन मार्क करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 का, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन। क्या बोल रहे हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन, बिल्कुल ठीक है। रीजन, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इज यूज्ड एज ए सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। जरूरी थोड़ी है, दूसरा वाला भी तो कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर एकदम फिक्स नहीं है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसी को यूज करें। तो ए एंड आर करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर वाज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, हॉट वाटर स्ट्रीम्स का एक कॉमन सा बैक्टीरिया। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन ए करेक्ट सीक्वेंस। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन है। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किया जाएगा। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स उसके बाद होगा, मतलब थर्ड जो है वो सेकंड के बाद आएगा। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, तो थर्ड के बाद। तो देखिए लास्ट स्टेप जो है वो 1 है, यानी इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। उससे पहले क्या करना है? हमें उसको एम्प्लीफाई करना है, फिर आइसोलेशन उससे पहले जाएगा, तब ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट है। देखिए अब इसके बाद नीट 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोनिंग वेक्टर? तो हम प्रोब क्या है? रेडियो लेबल्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रोब कहते हैं, इनको हम वेक्टर नहीं बोल सकते। फिर देखिए 15 क्वेश्चन, इन जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ टंगस्टन या गोल्ड, इसके माइक्रो पार्टिकल्स लेकर के हम इसको यूज करेंगे, और ये आंसर। तो दोस्तों ये चैप्टर हम फिनिश कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने अभी आपको बताया। इस पर काफ़ी अगर वेटेज बनता है इसका, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, दोनों चैप्टर्स का मिला करके बहुत ज़्यादा वेटेज। नेक्स्ट चैप्टर में आपको एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो लेने वाला हूँ। मेरे साथ साथ आप इस चैप्टर को रिवाइज करिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, PYQs देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरी एकेडमी RG एकेडमी की तरफ से, कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके हर तरह के क्वेश्चंस आप बहुत ईजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे।
फिर भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।